नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपकी खबर। जैसा कि इस समय देश में देखा जा रहा है कि ओबीसी रिजर्वेशन पर बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रही है और जातीय जनगणना को लेकर इस समय बातें कही जा रही है। बिहार से शुरू हुई ये बात अब पूरे देश में कई अन्य प्रदेशों में भी मांग की जा रही है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से मिले थे और जातीय जनगणना की उन्होंने मांग की थी। इस समय हमारे साथ में आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में जो हमारे पैनलिस्ट हैं, जो आपकी खबर के एनालिस्ट भी है, शिव कुमार द्विवेदी, जो आपकी खबर के दर्शकों के लिए बहुत ही जाना पहचाना चेहरा है और वह आज अपनी एनालिसिस आप लोगों को बताएंगे कि ये ओबीसी रिजर्वेशन क्या है, जातीय जनगणना क्या है, मतलब ओबीसी रिजर्वेशन की एबीसी जो कुछ भी है आपको शिव कुमार द्विवेदी जी बताएंगे। और अगर आपके कोई सवाल हैं ओबीसी से संबंधित तो वह आप चैट बॉक्स में आके आप अपनी बातों को कह सकते हैं और हमारे एनालिस्ट शिव कुमार द्विवेदी उसका उत्तर देंगे और आशा करते हैं कि आप उनकी बातों से तो आपको जानकारी मिलेगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप अपने सवालों को उठा सकते हैं। शिव कुमार द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी खबर में। आपकी खबर के दर्शक इंतजार ही करते हैं कि आप अब किस इश्यू पर आ रहे हैं, तो आज जो है आपकी खबर के दर्शकों को बताइए कि ओबीसी रिजर्वेशन क्या है। दो सेगमेंट में हम बात करेंगे, ओबीसी रिजर्वेशन की बात करेंगे और सेकंड फिर हाफ में हम बात करेंगे कि ओबीसी ये जातीय जनगणना जो है ये क्या है। तो आपकी खबर के दर्शकों को आप बताने का कष्ट करें कि सबसे पहले ये बताइए कि ओबीसी रिजर्वेशन क्या है, किस आधार पे किया जाता है, किन लोगों को मिलता है और क्यों अब जो ये नया अभी बिल पास हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि अब राज्यों को अधिकार दे दिया जाएगा। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा आने वाली राजनीति में, इन सारी चीजों पे हम अगले 20 मिनट तक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कि ओबीसी रिजर्वेशन क्या है। धन्यवाद राजू जी, आपको मुझे जोड़ने के लिए। और आपने जो विषय रखा है बड़ा गर्मा गर्म विषय है, आजकल जहां देखिए चर्चा का विषय है। और एक कई तरह की अफवाहें फैलाई गई कि साहब अब तो कास्ट समाज को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है, मतलब मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई। और मेरा मानना है कि लोग आधी अधूरी जानकारी के आधार पर लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं। मुझे तो आश्चर्य तब होता है राजू जी, जब बड़े पत्रकार और बड़े समझदार लोग भी कौवा कान ले गया कि कहावत और ऊपर तोड़ करके कास्टों को रिजर्वेशन मिल रहा है, इनको रिजर्वेशन मिल रहा है। तो ये जो जो वातावरण बनाया गया है ये गलत है। मैं सिर्फ पहले तो ये बताना चाहूंगा कि देश का संविधान जब पारित हुआ तो उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह विषय रखा कि हमारा जो अनटचेबल है, जिनके साथ छूट का बर्ताव हो रहा है, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करने चाहिए। तो उसको लेकर के आप संविधान जब बन गया तो उसके बाद कुछ अनुसूचियां जोड़ी गई। मतलब वो बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, वो हर कोई व्यक्ति के समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है वो जानता है क्या है ये। तो संविधान के पीछे जब आप जाएंगे तो वहां अनुच्छेद है, यानी वो अनुसूचियां है, अनुच्छेद नहीं है, दोनों में अंतर है। तो जो उस संविधान के अनुसूची में जिन जातियों को रिजर्वेशन दिया गया उनको शेड्यूल कास्ट कहा गया, यानी अनुसूचित जाति कहा गया। और जो जनजातियों को जिनको दिया गया उनको अनुसूचित जनजाति कहा दिया गया। उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, मैं आपको बता दूं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, वो बिल्कुल कांस्टेंट है। और आपको बता दूं कि उसमें भी 3 आधार लिए गए थे। एक शैक्षिक आधार था, एक क्या नाम है उसमें लेकिन जात भी लिया गया था, सोशली, इकोनॉमिकली एंड क्या नाम है आपके एजुकेशनली। ये 3 आधार थे, जिसमें शिक्षा का आधार था, सामाजिक अधिकार था और आर्थिक आधार था, और साथ में उन्होंने कास्ट को भी लिया। इसलिए बहुत से लोग उस दिशा में आगे बढ़े। आपने देखा होगा कि बहुत सी अगली जातियां या ब्राह्मण जातियां जो है वो साउथ में आप जब जाएंगे तो जो लिंगायत समुदाय है वो केदारनाथ की पूजा करते हैं, बद्रीनाथ की पूजा करते हैं, और वो ब्राह्मण होते हैं, लेकिन वो वहां की ओबीसी की लिस्ट में आए हुए हैं। तो ओबीसी है क्या? अक्सर लोगों के मन में आता है अदर बैकवर्ड कास्ट, लेकिन मैं बताना चाहूंगा ये अदर बैकवर्ड कास्ट नहीं है। इसका पूरा फुल फॉर्म है अदर बैकवर्ड क्लास, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग। आपने देखा होगा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग होता है, ना कि अन्य पिछड़ा वर्ग जाति आयोग होता है। तो जाति का इस वर्ग ओबीसी रिजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये 1931 में पहली बार जातीय जनगणना हुई थी, उसके बाद से फिर जातीय जनगणना नहीं हुई अंग्रेजों के समय में।
उसके बाद इस देश के अंदर भूपेंद्र नारायण मंडल, जो कि इंडियन पार्लियामेंटेरियन थे, यानी भारतीय संसद के सांसद थे, और उन्होंने यह विषय उठाया, जो बिहार के कोसी के रहने वाले थे, बीपी मंडल। तो भूपेंद्र प्रसाद मंडल जो थे, उन्होंने इसको बढ़ाया और उन्होंने इस विषय को सदन के अंदर रखा कि भाई 31 के बाद ऐसा कोई सर्वे नहीं आया जिससे पता लगे कि अन्य लोग जो है उनके साथ, मतलब वहां भी कास्ट को नहीं जोड़ा भूपेंद्र नारायण जी ने। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से, जो शैक्षिक रूप से, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए हमें अलग से प्रावधान करना चाहिए ताकि पूरा देश एक साथ आगे बढ़े, जातियों में समानता हो और हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो आपको बताऊंगा, इसमें 3 आधार लिए गए अदर बैकवर्ड क्लास में। फिर मैं बोलना चाहूंगा अन्य पिछड़ा वर्ग, जाति नहीं है यहाँ पर, अन्य पिछड़ा वर्ग को जो बीपी मंडल ने एक सर्वे किया और उस सर्वे में 52% उन्होंने कहा कि पूरे देश में बैकवर्ड है। बैकवर्ड मतलब पिछड़ी जाति के लोग, उन्होंने कहा। और उसमें से 27% रिजर्वेशन की बात आई कि 27% को रिजर्वेशन दिया जाए टोटल बैकवर्ड को लेकर के। फिर उन्होंने बैकवर्ड को लेकर के 3 आधार बनाए थे। अभी 3 आधार बताना चाहूंगा। पहला सामाजिक अधिकार था, सामाजिक आधार था। सामाजिक आधार का मतलब ये था सोशल का, कि जिनके साथ कुछ भेदभाव होते हो या जिनके साथ मान लीजिए उनके यहाँ सामाजिक स्थिति ये हो कि 18 वर्ष से नीचे की बच्चियों की शादी कर दी जाती हो, या पुरुष या स्त्री दोनों की बात कर रहा हूँ, कि लड़के लड़कियों की शादी कर दी जाती हो, समाज में उनका स्तर बहुत अच्छा ना रहता हो। ये 2 चीजें थी। दूसरा उन्होंने लिया इसका शैक्षिक आधार। शैक्षिक में कभी कभी क्या हुआ कि जिन लोगों में 25 वर्ष से ऊपर के लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं या उससे नीचे के लोग स्कूल में नहीं जा रहे हैं, ऐसा पूरे राज्य की जो शैक्षिक साक्षरता दर है, अगर उसका 25% व्यक्ति उस समाज का नहीं जा रहा है तो उसे हम अन्य पिछड़ा वर्ग में रखते थे। तीसरा उन्होंने लिया आर्थिक स्थिति। आर्थिक में क्या लिया? जिनका घर पक्का ना बना हो। दूसरा जो राज्य की कुल आय है, उस आय का जब प्रति व्यक्ति आय में हम डिवाइड करेंगे और उसमें से जो 25% आय से कम होगा उन्हें हम मानेंगे आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। ये 3 ही आधार बनाए गए थे रिजर्वेशन देने के ओबीसी की। ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, ना कि कास्ट। मतलब इसमें जातियां नहीं थी। जातियां कहने का मतलब है कि जातियां नहीं थी। देखिए ये बहुत जरूरी है इस बात को क्लियर कर देना, क्योंकि दूसरों की बात क्या कहूं, मुझे खुद अभी तक ये आपके बताने से पहले ये था कि ये क्या नाम है, अदर बैकवर्ड कास्ट की, क्योंकि जब भी कहीं बात आती है, कोई भी राजनीति की बात आती है, पॉलिटिकल कोई स्टेटमेंट आता है, तो वहां सीधे से दिमाग जो क्लिक करता है वो सीधे से बात ये आती है कि ये कास्ट की बात हो रही है, ये बैकवर्ड कास्ट की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन आज आपने जो चीजें बताई ये बहुत ही महत्वपूर्ण। एक तो आपने ये जो बताया कि अदर बैकवर्ड क्लास है, ठीक है, ये आम जनता को नहीं पता। जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं या जो और लोग हैं उनको पता है, लेकिन अगर एक आम दर्शक जो आपकी खबर का दर्शक है, अगर उसकी बात करें तो उनको ये नहीं पता। दूसरा, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बताई। आपने जो ये बताया कि आखिर में क्लासिफिकेशन होता कैसे है, और मैं चाहूंगा कि इसको आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अभी तक यही होता था कि अगर उस बैकवर्ड कास्ट का कोई है तो उसमें क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन आपने जो चीजें बताई है मेरे ख्याल से ये बहुत लोगों को नहीं पता है कि आखिर में ये आधार क्या होता है, किसको बैकवर्ड मान लिया जाता है, किसको अगड़ी मान लिया जाता है, किसको पिछड़ी मान लिया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको मैंने बीच में इंटरप्ट किया, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत ही नॉलेज वाली पॉइंट है, तो इसको जरा सा आप डिटेल में बताने का कष्ट। अब जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 आधार लिए गए, सामाजिक आधार, शैक्षिक आधार और आर्थिक आधार। इसके बाद में जो पॉलिटिकल पार्टियां थी, 1979 में ये आयोग का गठन कर दिया गया, उसमें जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी। उसके बाद में 80 और 89 के करीब में इसको प्रोसीडिंग देना शुरू किया गया और जाते जाते मंडल कमंडल आया और इसको लागू कर दिया गया। उसमें हुआ क्या कि राज्यों ने जब ये अधिकार दिया गया तो राज्यों ने अपनी सुविधा के अनुसार जातियों को इसमें ऐड कर दिया कि साहब ये तो जो आपने 3 आधार बताए हैं, सामाजिक रूप से जिनके यहाँ उम्र से पहले यानी 18 साल से पहले बच्चियों की शादी हो जाती है, वो अधिकतर यादव होंगे, कुर्मी होंगे, ये जातियां होंगी, कश्यप होंगी, साहू होंगे, ये होंगे, ऐसे जातियां बना दी गई। उत्तर प्रदेश के अंदर 400 से ऊपर जातियां पिछड़ी हैं और अगर देश की बात करें तो 776 जातियां हैं टोटल। अगर हम सब कॉन्स्टेंसल में चले जाएं, जैसे मान लीजिए श्रीवास्तव की बात करें या पंडितों की बात करें, ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मणों में द्विवेदी है, द्विवेदी के बाद और भी उनकी जातियां द्विवेदी में भी है। तो ये अगर इनको कर लें तो 2000 जातियां लमसम पाई जाती हैं। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने, तत्कालीन सरकारों ने 79 जातियों को पिछड़ा वर्ग में रखा।
जिसमें कुर्मी, यादव ये ही मेन पिछड़ा वर्ग में आते थे। और ये माना गया साहब इनकी स्थिति बड़ी खराब है, इनके पास रहने को घर नहीं है, इनकी आर्थिक स्थिति पूरे राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है उससे बहुत कम है, इनके यहाँ लोग क्लास ड्रॉप आउट करते हैं, पढ़ते नहीं है, इनके यहाँ बच्चियों की छोटी उम्र में शादी हो जाती है। ये कब 80 के दशक में था, समझिए आप। अभी आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने 123 संशोधन करके 123वां संशोधन करके पिछड़ा अमेंडमेंट किया है, जिसमें आपको बता दूं कि जो 123वां संशोधन अन्य पिछड़ा वर्ग संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल जो परिवर्तन किया गया उसमें यह किया गया है कि अभी तक राज्यों को ना तो ऐड करने की छूट थी ना निकालने की छूट थी, समझिए आप। हर किसी भी जात को ऐड करने के लिए उसे केंद्र सरकार से परमिशन लेनी होती थी। केंद्र सरकार को दिक्कतें क्या आती थी, जैसे अभी आपने व्यवहारिक विषय बताया, केंद्र सरकार को दिक्कत यह आती थी कि जैसे मान लीजिए गुज्जरों ने कहा भाई हमें आरक्षण चाहिए, जो कि संपन्न है, आपने वहां पर ये तीनों क्लास नहीं आते हैं, ना उनको सामाजिक आधार पर उनको कोई दिक्कत है, ना आर्थिक आधार पर दिक्कत है, ना वो कोई शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। अब अभी गुजरात में पटेलों ने कह दिया हमें चाहिए, महाराष्ट्र में मराठों ने कह दिया हमें चाहिए, पंजाब में जाटों ने कह दिया हरियाणा में हमें चाहिए। तो वो करते क्या थे कि राज्य जो थी वो केंद्र के पाले में गेम फेंक देती थी और कहती साहब केंद्र सरकार कहेगी तो कर देंगे। तो वहां होता क्या था कि ये अपने विधानसभा में तो पारित करते थे, क्योंकि इन्हें ही पता था कि ये लागू नहीं होने वाला है, और उसको जाकर लोग कोर्ट में चैलेंज करते थे, फिर वो जाकर के सदन में चला जाता था। तो अब वो करते क्या थे, रेलवे ट्रैक को जाम कर देते थे, पूरा देश अस्त व्यस्त हो जाता था। तो मोदी जी ने कहा भाई ये ठीक रहा, अपने सिर हम नहीं फोड़ेंगे, आपको जो करना हो करो, 50% से ऊपर आरक्षण नहीं जाना है। ये ओबीसी जो 27% का है, इसमें जितने इनको जाओ उतने जन को ले आओ, 800 जातियों को भर दो, हमसे नहीं मतलब है। तो 123वां संशोधन जो अभी ये सत्र निकला है, इसमें मोदी जी ने निकालने और जोड़ने दोनों का अधिकार दे दिया। यानी जोड़ने का अधिकार तो था ही, निकालने का अधिकार नहीं था। मोदी जी ने निकालने का भी अधिकार दे दिया। क्यों दे दिया, ये एक बड़ा प्रश्न है। आपने राम गोपाल यादव जी का स्टेटमेंट सुना होगा, अभी जब सत्र चल रहा था मानसून सत्र, तो राम गोपाल यादव जी ने सत्र के अवसान के एक दिन पहले बोल रहे थे कि मुझे डर है कि यादव उत्तर प्रदेश की सरकार सबसे पहले यादव को बाहर कर देगी। उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था, आपने भी सुना होगा। उनका डर वाजिब है। मुझे भी लगता है कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता और ऐसी स्थिति होती तो मैं ओबीसी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है उसने जो 3 पैमाने रखे हैं, एक शैक्षिक पैमाना, मुझे लगता है कि अब यादवों में कोई ऐसा नहीं है जो हाई स्कूल ना पढ़ गया हो, जो बीएससी ना कर गया हो, यहाँ तक कि यादव एसडीएम है, यादव दरोगा है, यादव बहुत कुछ आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे ही यादव में आप देखिए उनके अब बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, कोई यादव ना के बराबर गरीब है, मतलब देखा जाए तो यादव बहुत संपन्न है, आर्थिक रूप से संपन्न है। अब यादव के 18 साल से पहले लड़कियों का विवाह नहीं होता है। अब स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सभी का घर बन गया है, तो ना तो घर की उन्हें प्रॉब्लम है, ना आर्थिक प्रॉब्लम है, ना शैक्षिक प्रॉब्लम है, ना सोशल प्रॉब्लम है। यानी लोग ये भी नहीं कहते भाई तो 18 साल से नीचे शादी करते हैं, क्योंकि इनके सामाजिक अभी भी इनके कुरीतियां व्याप्त हैं और वो भी समाप्त हो गया, तो दे आर वेरी लर्नेड पीपल। तो रामगोपाल जी का जो भय है वह वाजिब है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी कच्चे खिलाड़ी नहीं है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और वो निकालेंगे नहीं किसी को, हाँ जोड़ेंगे जरूर। और जिन जातियों को जोड़ने का भी राजू जी कुछ दिन पहले जब मैं कहना चाहूंगा एक पत्रकार हैं और लखनऊ के ही हैं, तो वो बड़ी ही बातें कर रहे थे इधर से उधर, तो उन्होंने एक विषय रखा था कि श्रीवास्तव भी आ रहे हैं, कायस्थों को भी लाया जा रहा है, और एक मनगढ़ंत कहानी उन्होंने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा वो क्या नाम है, श्रीवास्तव लोगों ने एक पीआईएल डाली थी बिहार में, तो इसलिए उनका नाम इसमें आ गया। तो अगर वो ये हमारा डिबेट देख रहे होंगे, बेशक है कि वो देख ही रहे होंगे, और अगर वो देख रहे होंगे तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि जिन ना तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी किया है कि हम श्रीवास्तव को लाने वाले हैं, और ना श्रीवास्तव अन्य जातियों को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि वो शैक्षिक आधार पर मुझे लगता है कि देश की आजादी के बाद और जब से जातीय वर्ग बने हैं तब से मुझे नहीं लगता है कि चाहे वो शैक्षिक आधार पर देखा जाए तो श्रीवास्तव बहुत आगे थे, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। आर्थिक आधार पर श्रीवास्तव अक्सर मुनीम या कहीं ना कहीं किसी स्टेट का ही काम देखते थे, और उनके यहाँ वैसे भी शादियां आज की भी डेट में उनके यहाँ 30 साल से पहले नहीं होती। तो वो सामाजिक आधार पर भी बहुत आगे थे, वो शैक्षिक आधार पर बहुत आगे थे, वो आर्थिक आधार पर। अब आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार जोड़ किसको रही है, तो 2 चीजें हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जिनको जोड़ रही है वो बताना चाहूंगा। अभी अन्य पिछड़ा वर्ग के जो सैनी साहब हैं, जो उसके चेयरमैन हैं, वहां पर 8 जातियों की स्वीकृति मिली है। उन 8 जातियों को उत्तर प्रदेश सरकार मानसून सत्र, विंटर सेशन जब आएगा, हमारा शीत सत्र जब चलेगा, तो उसमें ये उनको लाने वाले हैं। उसमें एक तो मुस्लिम बागबान है, जो मुसलमानों के जो माली होते हैं, हमारे यहाँ सैनी होते हैं, उनके यहाँ माली होते हैं।
दूसरा गोरिया जाति होती है, ये भी मुसलमानों की जाति है। तीसरा हमारे यहाँ जो आप देखते होंगे जब मृत्यु होती है तो उसमें हम महापात्र बुलाते हैं या महाब्राह्मण बुलाते हैं, तो वो महाब्राह्मण इसमें आ रहे हैं, उनको भी जोड़ा जा रहा है। अब आप फिर देखिए ये महाब्राह्मण जो है ब्राह्मणों के ब्राह्मण कहे जाते हैं और ये पिछड़ी जात में लाने जा रही, सरकार इनको लाने जा रही है। एक सर्वे हुआ है, सर्वे में ये बताया गया इनको सामाजिक क्षेत्र में अभी भी इनके यहाँ पिछड़ापन है, अभी भी इनमें संपन्नता नहीं है, अभी भी इनके यहाँ 18 साल से पहले शादी हो रही है, अभी भी इनकी प्रतिव्यक्ति आय नहीं है, जितने लोग जोड़े जा रहे हैं, समझिए आप। तीसरा इसमें एक रूहेला एक जाति होती है, उनको जोड़ा जा रहा है। तीसरा मुस्लिम भाट, मुस्लिम भाट जो होते हैं, हिंदुओं में भाट होते हैं जो गा गा करके पहले अपनी जीविका चलाते थे, ऐसे मुसलमानों में भाट होते थे। अब इस अभी अंतिम में कंक्लूड करूंगा तो आपको बताऊंगा ये भाट और ये बागबान क्या मामला है। उसके बाद में मुस्लिम परमरिया होते हैं, उनको इसमें जोड़ा जा रहा है। तीसरा सिखों के लावड़ा, सिखों में एक लावड़ा जाति होती है, उनको इसमें जोड़ा जा रहा है। और आठवीं जात है अनाई साहू, यानी साहू तो है ये तेली, तेली में भी अनाई साहू जो है उनको जोड़ा जा रहा है। कुल 8 जातियों पे हेयरिंग चल रही है, 1 महीने बाद ये हेयरिंग पूरी होगी, इन 8 को जोड़ दिया जाएगा और 15 जातियों को और एक पिछड़ा वर्ग में लाने की बात हो रही है, वर्ग में, कास्ट में नहीं। फिर देखिएगा पिछड़ा वर्ग में जो लाया जा रहा है उसमें बिश्नोही है, रवा राजपूत है, पुरवार है, कुंदेड़ी भखरदारी है, बंधौलिया वैश्य है, और इसके बाद में आपके सम्मानिया है, गुलहरे वैश्य हैं, गुलहरे वैश्य होते हैं वो भी है, गदलद है, ये जाति है गदलद, लोग जान नहीं पाते हैं, गदलद जात है। गधैया एक जाति है वो भी इसमें है। इसके बाद में गधेड़ी एक जाति है वो भी इसमें है। इसके बाद इटपज, इटपज ये मुस्लिम जाति है। इसके बाद ईटा फरोश जो ईटे को तोड़ते हैं साफ करते हैं मुसलमानों में, ये है। उसके बाद सिंदुरिया एक जाति है। फिर बनिया और पसारी जिनको हम बोलते हैं, बनिया है, बनिया, वो बनिया एक जाति होती है, ये बनिया नहीं, बनिया जाति होती है वो है। और पंसारी हो गए, जागा एक जाति है वो है। इसके अलावा इराकी एक जाति होती है, मुसलमानों की जाति है वो है। इसके अलावा हरद्वारी वैश्य होते हैं वो है। फिर राज है, बिलोच और कंकाली जाति है। ये 15 जातियों को लाने का प्रोसेस हो रहा है, यानी उनको अदर बैकवर्ड कास्ट, यानी उनके यहाँ अभी भी पिछड़ापन है, अभी भी उनके यहाँ एक ना एक चीज की कमी है। या तो उनके यहाँ सामाजिक भेदभाव है, 18 साल से पहले शादियां हो रही हैं, उनके यहाँ बच्चे क्लास ड्रॉप आउट कर रहे हैं, पढ़ने नहीं जा रहे हैं इन 15 जातियों में, या उनके यहाँ आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं। ठीक है, ये 3 क्लॉज हैं जिन पे सर्वे सरकार ने बैठा दिया है। तीसरा, हुकुम सिंह समिति बनी थी 2000 में, माननीय राजनाथ सिंह जी उसमें मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने बनाया था कि जो पिछड़ी जातियां हैं उसमें मलाई सिर्फ 8% वाले खा जाते हैं, यानी कुर्मी और यादव। ये कुर्मी यादव टोटल 52% बैकवर्ड का सिर्फ 4% है, यानी अब हम बैकवर्ड कास्ट ही कह देते हैं, उसे बैकवर्ड क्लास है। तो पूरे बैकवर्ड जातियों की अगर बात करें तो उसमें 8% सिर्फ ये है, 4%, और पूरा यही नौकरी करते हैं। आप देखिए कि जब मुलायम सिंह होंगे तो बैकवर्ड का मतलब हो जाता था यादव कुर्मी, इसके अलावा दूसरा नाम नहीं था। अब इसमें सरकार क्या करने जा रही है कि जब 27% रिजर्वेशन होता है और 27 जगह 100 में खाली हुई तो 25 पे यादव कुर्मी आ जाते थे और 3 पे कहीं मौर्य, कहीं एक आध लोग आ जाते थे। अब जितनी जातियां मैंने अभी आपको बताई है 15, ये साथ में मुसलमानों की जातियां, अगर इन जातियों का भी प्रतिभाग होगा 27% पे, जिस दिन हुकुम सिंह समिति जो कि अब सुरेश खन्ना समिति बन गई है, इनको भी आरक्षण मिलेगा। और ये आपको बता दूं विंटर सेशन में योगी आदित्यनाथ जी इसको लेकर के विधेयक आ रहे हैं, वो ऑलरेडी पास किया था उन्होंने, लेकिन कोर्ट ने उसको रोक दिया, हाई कोर्ट ने रोक दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। अब 123वां संविधान संशोधन जो है वो करेगा। ये बात हुई। अब मैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए आप राजू जी, मतलब आपको भी मजा आएगा कि जब भी मैंने कहा मुझे मजा आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये थी कि जब ये जो आपने बताया कि राजनाथ सिंह के समय हुकुम सिंह समिति जो बनाई गई थी, उसमें सबसे ज्यादा जो विरोध किया गया था उसको लागू करने के लिए, वो यादव और कुर्मियों ने ही किया था। उनको इस बात का डर उस समय भी था, आज भी उनको इस बात का डर है कि कहीं ये लागू हो गया तो जितनी जातियां आपने बताई हैं वो भी उसका लाभ लेने लगेंगे फिर। जी बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता कि आप बागबान आप देख रहे हैं, बागबान, गोरिया, मुस्लिम भाट, इसके अलावा रूहेला और मुस्लिम परमरिया, ये जो जातियों को रखा गया, 8 जातियों को जो ओबीसी में लेके आ रहे हैं ये अदर बैकवर्ड क्लास में, आप सोचिए कि मुसलमानों में बैकवर्ड कहाँ आ गया, क्योंकि मुसलमान तो उम्मा की बात करते हैं, कहते हैं ना कोई बंदा है ना कोई बंदा नवाज है, हमारे यहाँ जात पात होती नहीं है। अब इससे बड़ा भी दोगलापन मुसलमानों में हो सकता है कि आप सोचिए आप कि कैसे आ गया, ये कैसे आ गया? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, कौन लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं? तो बेंच ऑफ थॉट में गुरु गोलवरकर ने लिखा था
कि ये हिंदू मुसलमान है, हिंदू मतलब हिंदुओं से कन्वर्टेड मुसलमान है। तो ये अपने आप में साबित करता है कि इस देश का रहने वाला प्रत्येक मुसलमान हिंदू था। जैसे हमारे यहाँ जो यादव होता है, इनके यहाँ घोसी हो जाता है। हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ जो कपड़ा सिलने वाला होता है वो इनके यहाँ टेलर दर्जी हो जाता है। हमारे यहाँ जो मौर्य होता है इनके यहाँ कबड़िया हो जाता है। हमारे यहाँ जो ब्राह्मण होता है इनके यहाँ शेख हो जाता है। हमारे यहाँ जो ठाकुर होता है वो इनके यहाँ क्या नाम है, खान हो जाता है। ऐसे ही हमारे यहाँ जो जोलहा जिसको हम बोलते हैं इनके यहाँ अंसारी हो जाता है, हमारे यहाँ बुनकर हो जाता है। तो जातियां एज इट इज, हमारे यहाँ नाई होता है इनके यहाँ सलमानी हो जाता है। तो अब ये कहने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है कि चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो जिन्ना हो, चाहे वो जो हो, उन सभी के डीएनए हम हिंदुओं से हैं, सनातन धर्मियों से हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर इनमें इतनी भी शर्म बची है तो ये एक हलफनामा दे दें कि मुझे ये ओबीसी रिजर्वेशन नहीं चाहिए, समझिए आप। तो इसका मतलब ये हिंदू थे और ये हिंदू है, भाट हिंदू है। वो लिखते भी है भाट हिंदू। ये बागबान कौन है भाई? हमारे यहाँ माली सैनी है, इनके यहाँ बागबान हो गया। हमारे यहाँ जो काटते हैं वो क्या नाम है, घास काटते हैं, इनका चरकटा बोलते हैं। इनके यहाँ भी पनवाड़ी होता है, इनके यहाँ बस इनके यहाँ एक हरिजन नहीं होता है, समझिए आप। दलित छोड़ के बाकी सारी जातियां हैं। तो ये काहे का नौटंकी कर रहे हैं भाई कि हम अरब से आए थे? ये अरब से नहीं आए थे, ये हमारी औलाद है। क्या दलित कन्वर्ट नहीं हुए थे क्या? नहीं, वो उनको नहीं बोलते हो दलित। अपने आप वो सीक्वेंस हटा दिया इन्होंने, दलितों को इन्होंने बदल दिया। बल्कि दलित जो है वो भी कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या कम रही है। दलितों की संख्या ना के बराबर मान सकते हैं। दलितों ने बड़ा संघर्ष किया है और मुसलमान, वही तो मैं कभी कभी आश्चर्यचकित होता हूँ कि जिन दलितों ने हिंदू समाज को गढ़ने में इतना बड़ा रोल अदा किया, आज वही दलित ओवैसी के चंगुल में कैसे फंस रहे हैं। आज वही दलित नहीं, ये बात आपकी सही है। अभी आपको ध्यान होगा कि पिछले करीब 2 साल पहले हम लोगों को दिल्ली बुलाया गया था। वहां पे एक जगह है मजनू का टीला, वहां पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू जो हैं वो आए हुए हैं और वो वही बचे हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। चाहे उनके तलवार की नोक हो, चाहे जो उन्होंने कबूल नहीं किया। और एक वरिष्ठ पत्रकार थे, उनके ये शब्द थे जो आपने बोला कि सबसे ज्यादा संघर्ष तो इन्होंने ही किया, इन्होंने कबूल नहीं किया। तो ये बचे हुए हैं, ये सबसे अगर जीवट कोई जाति है तो वो ये है कि जिसने इतने अत्याचार के बावजूद अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया और भारत में चले आए। अब देखिए कितना बड़ा, अभी आपने देखा होगा कि राजा सुहेलदेव का जन्म उत्सव था और उसमें योगी आदित्यनाथ जी गए थे बहराइच में, जो कि सैयद सलार मसूद गाजी को जिन्होंने मार दिया था और वहां उसकी कब्र बना दी थी। वो सुहेलदेव राजभर समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आपको आश्चर्य, मतलब मैं तो बिल्कुल चकित रह गया कि जिस सुहेलदेव को लेकर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिनका इतना सम्मान करते हैं हम, उस सुहेलदेव के वंशज मतलब जो ओम प्रकाश राजभर हैं, वो ओवैसी के साथ वहां पर जाके मंच शेयर करते हैं और ओवैसी उनको नीचा दिखाता है महाराजा सुहेलदेव को, और वो उस मंच पे बैठ के तालियां बजाते हैं। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पे। मुझे धन्यवाद दूंगा अनिल राजभर का, जो भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने इसका प्रतिरोध किया और आज ओम प्रकाश राजभर अवाक रह गए। उन्होंने सोचा था कि भाई ये हमारे, तो उनका सांस्कृतिक मेल नहीं हो सकता, समझिए आप। ये बात तो विषयांतर हो गया, हम लोग पिछले पे चल रहे थे, पिछड़ा वर्ग पे। जी, तो फिर वापस वही मैं कहने वाला था कि उस पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि आपके पास तो ज्ञान का सारा खजाना रहता, तो फिर किसी दिन जो है हम उस पर बात करेंगे। लेकिन आज ये जो ओबीसी वाली बात है, अब ये आपने काफी सारी चीजें बताई इसमें जी। अभी नेक्स्ट सेशन में, अभी पहले खैर हम आपकी बात को कंक्लूड करते हुए फिर हम नेक्स्ट सेशन में जिसपे 10 मिनट चर्चा करेंगे कि ये जातीय जनगणना की बात क्यों हो रही है और इसका असर क्या पड़ेगा। पहले हम फर्स्ट सेशन को कहना चाहता हूँ कि जो हुकुम सिंह समित है और अब उसका नाम सुरेश खन्ना समित हो गया है। सुरेश खन्ना जो कैबिनेट मिनिस्टर वित्त मंत्री है, सुरेश खन्ना जी ने भी इसको प्रोसीड कर दिया है। जैसे ये समित का लागू होगी नवंबर दिसंबर के बीच में, मेरा ये चैलेंज है, गेम चेंजर होगा पूरे यूपी के लिए। और यूपी में जो पिछड़ा है, अन्य, जिसको अन्य पिछड़ा आप बोलते हैं, अन्य पिछड़ी जाति बोलते हैं लोग, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, बल्कि ऐसा नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग उसका नाम है, अदर बैकवर्ड क्लास। तो अदर बैकवर्ड क्लास में जब अति पिछड़ा वर्ग की बात करते, अति पिछड़ा वर्ग है वहां पर, ध्यानिए, अति पिछड़ी जात नहीं है, अति पिछड़ा वर्ग। अति पिछड़ा वर्ग में निषाद है, राजभर है, तेली है, तमोली है, पनवाड़ी है। ये जातियों को जब रिजर्वेशन मिलेगा तो आप मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में बड़ा सामाजिक परिवर्तन आएगा। और जो 2 जातियां हैं, यानी कुर्मी और यादव, ये भयभीत हैं क्योंकि जैसे वो लागू होगा इनकी पकड़ कमजोर होगी, क्योंकि ये पिछड़ों का नेतृत्व करते थे। और इन जातियों में जो छोटे, जैसे भूज हुए, भूज भी एक जाति है, केवट एक जाति है, निषाद एक जाति है, मल एक जाति है। तो इन जातियों के नेताओं को भाजपा ने जगह जगह पर उन्हें कुछ सम्मान दिया है।
निषादों को सम्मान दे। निषाद पार्टी यही बात तो कर रही थी ना कि भाई हमारी जितनी जनसंख्या है, अभी जो लोग जनसंख्या को लेकर के दो बड़े जातियों के नेता मुझे दिखाई पड़े, वैसे तो बहुत जातियों के नेता है, जो जातीय जनगणना की बात, अब हम जातीय जनगणना पे आ जाते हैं। 1931 में जातीय जनगणना की 1931 में जातीय जनगणना पहली बार हुई थी, उसके बाद जातीय जनगणना नहीं हुई। उसी के आधार पर यह मान लिया गया कि 52% बैकवर्ड है पूरे देश में, ये इतने परसेंट है, एससी इतने परसेंट है, ब्राह्मण इतने परसेंट है, ऐसे माना गया। तो उसके बाद से कोई जातीय जनगणना नहीं हुई कि कौन कितने परसेंट है। यानी 31 की जनगणना को आधार मान करके ही एससी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया गया, एसटी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया गया, और अब ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास को जाति से नेताओं ने जोड़ा ताकि उन्हें वोट परमानेंट मिलता है। समझिए आप, था क्या कि आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक आधार पर देना है, लेकिन सभी राज्य सरकारों ने सोचा कि अगर इसमें जात जोड़ दी जाए तो हम परमानेंट राज करेंगे। फिलहाल वो राज नहीं कर पाए। जब से ये आया तब से लोगों के राज उखड़ गए और दूसरे दलों ने अपने आप को स्थापित कर लिया। ये भी एक कारण रहा। कांग्रेस को लगा था कि हम इसमें राज स्थापित करेंगे, कांग्रेस उखड़ के पूरी खत्म हो गई पूरे देश से। ऐसे अन्य जातियां थी, छोटे छोटे छत्रप वहां पर स्टैब्लिश होते चले गए। अब इस जनगणना के बाद आप देखिए कि दो बड़े चेहरे मुझे दिखाई पड़े जो प्रधानमंत्री जी के पास गए। एक चेहरा कौन था? नीतीश कुमार, जो कि कुर्मी समाज से आते हैं। दूसरा चेहरा जो था वो तेजस्वी यादव, जो यादव समाज से आते हैं। जैसे जातीय जनगणना होगी, फिलहाल तो अभी जातीय जनगणना 2022 से पहले सरकार चाह के भी नहीं करा सकती है, 2023 से पहले किसी कीमत पे। उसका कारण है कि नरेंद्र मोदी जी ने जातीय जनगणना का जो इस बार सोचा था जनगणना करने का कि हम करेंगे, उसमें उन्होंने डिजिटल जनगणना की बात करी थी, समझिए आप। और आपको एक चीज और बता दूं, 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें जातीय जनगणना हुई थी, समझिए, आर्थिक जाति जनगणना हुई थी, यानी इकोनॉमिक की बात करी गई थी, वो सर्वे हुआ था, उसको इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, बताया नहीं लोगों को, समझिए, वो छुपा लिया गया। अब फिर से इस पे चर्चा हो रही है कि साहब अब आर्थिक जातीय जनगणना मत करिए, सिर्फ जातीय जनगणना करिए, यानी आप इकोनॉमिक पोर्शन की बात मत करिए जातियों की, आप सीधे जात की बात करिए। जैसे जातीय जनगणना होगी, इसका फर्क मुझे लगता है कि अपर कास्ट को नहीं पड़ना है, यानी जो अपर कास्ट अपने आप को कहते हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, अन्य जातियां जो है, उनको फर्क इसलिए नहीं पड़ना है कि वो अभी रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो जब जातीय जनगणना होगी तो उसका आधार, इसका मतलब ये नहीं कि वो फिर से रिजर्वेशन के अंदर चले जाएंगे, समझिए आप। और आर्थिक जनगणना की बात नहीं कर रहे। एक मिनट आपको बीच में टोक रहा हूं। ये एक चीज जरा बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि जो सबसे ज्यादा विरोध जो है इन्होंने यादव और कुर्मियों ने ही किया था, ठीक है, अब यही डिमांड कर रहे हैं, तो ये कैसे विरोधाभास कैसे हो रहा है? नहीं, ये डिमांड दूसरी तरह कर रहे हैं, समझिए आप। इनका डिमांड करने का मतलब ये है कि वो पॉलिटिकल एंगल है उनका, कि जब हम जाति के आधार पर जनगणना करेंगे तो हम बैकवर्ड पॉलिटिक्स की बात करेंगे, यानी पिछड़ी राजनीति की बात करेंगे, और उसमें हम ज्यादा होंगे तो ये ठाकुर ब्राह्मण फिर हम ये मुद्दा बनाएंगे, एक बहुत बड़ा प्रभाव बनाएंगे। लेकिन देखिए, वो बार बार डिमांड करें जातीय जनगणना कराइए, आर्थिक जाति जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं। अगर इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो तीन ही आधार देने के हैं, मतलब जो रिजर्वेशन देने का कारण है ओबीसी क्लास का, उसमें क्या है, उसमें कह रहे हैं कि आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक। तो इन तीनों आधार की वो बात नहीं कर रहे हैं। अगर तीनों आधार की बात करेंगे तो बहुत डिफरेंसेस आएंगे राजीव जी। मुझे लगता है कि भारत के अंदर लगभग जातियां इससे अलग हो जाएंगी। और आपको बता दूं कि जो अभी ओबीसी क्लास का रिजर्वेशन, आपने गोसाई का नाम सुना होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, जिनको भारतीय लिखते हैं बगल में, कुछ भारतीय एससी लिखते हैं और कुछ भारतीय गोसाई होते हैं। गोसाई वो होते हैं जो शिव की मंदिर की पूजा करते हैं, यानी जो बड़े से बड़ा त्रिफला ब्राह्मण भी है वो भी जाके गोसाई में पंडित जी के पैर छूता है, जो शिव मंदिर की पूजा करते हैं। लेकिन वो ओबीसी क्लास में आते हैं, कहीं कहीं वो एससी क्लास में भी आते हैं, यानी शेड्यूल क्लास में भी आ जाते हैं, ये माना जाता है अनटचेबल है वो, ठीक है। तो अब वो जो जातीय जनगणना की बात हो रही है, वहां लोग अपनी अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं कि साहब जो एक नारा लगाया था कर्पूरी ठाकुर जी ने और लोहिया जी ने कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, ये फिर से वही मानना है कि भाई हमारी संख्या ज्यादा होगी तो हम ज्यादा रिजर्वेशन मांगिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कहता हूँ रिजर्वेशन दीजिए। लेकिन जो आधार थे तीन, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक, उन तीनों आधार को आप क्लासिफिकेशन करेंगे, उसी के आधार पे आप देंगे। तो जातीय जनगणना से कोई भूकंप नहीं आने वाला है। इससे पहले भी बहुत सी जनगणनाएं की गई हैं और उससे कुछ बदला नहीं है, नैरेटिव नहीं बदला लोगों का। ये उन्हें लगता है कि एक बड़ा मौका आएगा जिससे हम पिछड़ों को एक करेंगे, और सभी पिछड़ों की राजनीति करते हैं, चाहे वो मुलायम सिंह यादव जी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हो। लेकिन भारत इस पिछड़े की जो राजनीति है उत्तर प्रदेश, वो बदलने जा रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर बदलने जा रहा है। 123वें संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार 8 जातियां जो मैंने बताई उनको जोड़ने जा रही है और लगभग 15 जातियों को लाइन में लगा दी गई है। अभी इसमें से कश्यप जो अभी मोस्ट बैकवर्ड में है उनको हिस्सा नहीं मिलता है साहब,
27 जगह खाली हुई 100 में, तो 27 में कुर्मी यादव हो जाते हैं। अब उनका भी कहीं ना कहीं सेटलमेंट होगा। कश्यप भी एक हो जाएगा, मौर्य भी एक हो जाएगा, बिंद भी एक हो जाएगा, निषाद भी एक नहीं हो तो जाएगा। अभी तक ये कहाँ थे? अभी तक तो अभी बैकवर्ड का तक मतलब। मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि मान लीजिए कोई नौकरी निकलती थी तो जी अगर ये अप्लाई करते थे, जिन जातियों को जोड़ने की आप बात कर रहे हैं, तो जी, ये किस कैडर में आते थे फिर? ये आते ओबीसी में ही क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास में आते थे। लेकिन होता क्या था कि वहां भी जाति के अंदर जातीयता चलती थी, नहीं जातिवाद चलता था। यादव कुर्मी मैक्सिमम हावी होते थे, वही सारी पूरी होल्ड करते थे। थोड़े बहुत यक्का दुक्का मौर्य आ जाते थे, बाकी सभी जातियों पर ही कब्जा कर लेते थे। वही कुल मिलाकर के सरकार को तो बैकलॉग भरना है ना, फिर चाहे वो यादव हो चाहे कुर्मी हो चाहे जो, उसको भर लेना है। तो जब यादव मान लीजिए डीएम है एसडीएम है, तो उसने वहां पर भरपूर तरह से यादव को ही भर दिया। भाई क्लास पूरा हो गया, यादव हो गए, कुर्मी हो गए, वहां थोड़ा लिखा है कि भाई इनको भी देना है। लेकिन इतनी जातियों को शामिल किया गया। जो योगी सरकार लेके आ रही है वो 27 में 100% में डिवाइड कर दीजिए, और वहां जिसकी जितने संख्या होगी उसके आधार पर उसको नौकरी मिलेगी। मान लीजिए उनकी संख्या 12% है मौर्य की, तो 12% मतलब कि 100 में 12 नौकरियां पिछड़ों में उनको मिलेंगी, और इनकी 4% है यादव की, तो 4 इनको मिलेंगी। समझिए आप, तो इनको खतरा इस बात का है कि साहब अब तो हमारी जो नौकरियां होती थी, जहां भी जाओ थाने पे जाओ यादव, यहाँ जाओ यादव, वहां जाओ यादव, हर जगह यादव यादव यादव, तो वो स्थिति खत्म हो जाएगी। तो अखिलेश जो सोच रहे हैं कि 2022 को लेकर के, तो जातीय जनगणना इनको एक आधार मिल रहा है कि इससे हम वैचारिक वैमनस्यता फैलाएंगे, लोगों में एक विरोध होगा। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। फिलहाल 2023 से पहले सरकार जातीय जनगणना नहीं कराने वाली, और अगर कराती भी है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जातीय जनगणना कराने से पहले आर्थिक जनगणना करा चुकी है यूपीए 2, और उस आर्थिक जनगणना को इससे कोरिलेट किया जाएगा। और जब किया जाएगा तो मेरा ये मानना है कि इनकी संख्या घट जाएगी। समझिए आप, जो ओबीसी क्लॉज की बात हो रही है कि साहब 52% बैकवर्ड जातियां जो है वो बहुत परेशान है, उनके यहाँ कम समय पे, मुझे लगता है इसमें एसटी बहुत बढ़ जाएंगे और एससी बढ़ जाएंगे। एससी चाहे ना बढ़ेगी, एसटी बढ़ेंगे। जैसे झारखंड में हम जा रहे हैं, अभी भी एससी जो है थारू जनजाति है, वो अभी भी बदतर स्थिति में है। आप बलरामपुर में आ जाइए, वहां भी थारुओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुई है, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी। तो मुझे लगता है उसमें वो बढ़ेंगे, जब जातीय जनगणना हम बढ़ाएंगे कराएंगे तो वो बढ़ेंगे और लोग बढ़ेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि कई जातियां घट जाएंगी, कई जातियां बढ़ जाएंगी। तो जातीय जनगणना का दूरगामी परिणाम नहीं है, ये एक वही है कि सब भाग दिखाया जा रहा है बैकवर्ड को, कि साहब बैकवर्ड जातियों को कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। तो परिवर्तन नहीं होने वाला है, और मुझे लगता है कि सरकार इनकी बातों को मानेगी और इन फ्यूचर इस पे आगे बढ़ेगी। और ये 2023-24 से पहले नहीं होने जा रहा है, और मुझे लगता है 25 में हो तो ताजुब नहीं, 3 साल भी लटक सकता है। तो ये प्रेशर बनाते रहे, लेकिन जैसे हुकुम सिंह समिति को कंसीडर करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार, एक बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है। और वो परिवर्तन ये होगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अपने जो बैकवर्ड वोटों की पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी, चाहे वो कल्याण सिंह के माध्यम से, और उमा भारती जी बैकवर्ड थी, विनय कटियार जी थे, ओम प्रकाश सिंह जी थे, आज भी बैकवर्डों की एक बहुत बड़ी टीम है बीजेपी में। अशोक कटारिया उनके अरे मंत्री आज भी बैकवर्ड है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बैकवर्ड ही है। या प्रदेश अध्यक्ष बैकवर्ड है, वो कुर्मी जाति से आते हैं। तो अभी भी उत्तर प्रदेश में जो बैकवर्डों में जो अति बैकवर्ड, मतलब उनके इनके कहने के अनुसार जो सामान्य भाषा में प्रचलित है मोस्ट बैकवर्ड, तो उसमें कश्यप को उन्होंने भागीदारी दे दी, निषाद को भागीदारी दे दी, बिंद को दे दिया, राजभर को दे दिया। अब जब इनको नौकरियों में भागीदारी बराबर दे देंगे तो कर्पूरी ठाकुर का सपना पूरा करेंगे, लोहिया का सपना पूरा करेंगे, और इस देश में अंतिम पंक्ति पे खड़े जो अनटचेबल पर्सन है उनको सारी चीजें मिलेंगी। तो जो ये लोग खाली भाषणबाजी करते हैं, चाहे वो मुलायम सिंह जी हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे जो भी हो, तो उनकी भाषणबाजी पे बहुत बड़ा मोहर लग जाएगा। समझिए, योगी एक नया नहीं, ये कीर्तिमान एक बात स्थापित। बताइए कि जी लोहिया के सपनों को अगर भाजपा पूरा करेगी तो फिर ये सपा क्या करेगी? क्योंकि लोहिया के ही उससे जो है चल के जो है समाजवादी पार्टी जो है अपने को बताती है कि लोहिया का समाजवाद जो है हम आगे कर रहे हैं। राजू जी, आपकी आवाज आई नहीं जरा। जी मैं ये कह रहा था कि जी, जैसा कि आप बता, आवाज आ रही है क्या? हाँ बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लोहिया के सपनों को पूरा करेगी भाजपा, जिस तरीके से काम करने जा रही है, तो फिर सपा क्या करेगी? क्योंकि वो तो बार बार कहती है कि लोहिया के समाजवाद को उनके द्वारा जो है प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है, उन्हीं के सिद्धांतों पे चल रही है। तो क्या ये भी सिद्धांत भी उनसे ले लिया जाएगा? आपकी बात बिल्कुल सही है।
मुझे लग रहा है शिव कुमार द्विवेदी जी से कनेक्शन जो है वो कुछ डिस्टर्ब हो गया है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से क्लासिफिकेशन किया और ये जो ओबीसी के बारे में रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स जो चल रही है, या फिर ये चल रहा था कि किस तरीके से आगे जातीय जनगणना जो होने जा रही है, तो इन सब पे उन्होंने बड़े विस्तार से बताया। और शिव कुमार द्विवेदी जी फिर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। सवाल मेरा वही है, क्या वो जो सिद्धांत थे वो भी क्या भाजपा ले रही है क्या? देखिए सच्चाई क्या है कि सिद्धांत तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के पास है ही नहीं है। पहली चीज, जिन लोहिया ने कहा था कि जनता का एक एक पैसा हमारा पैसा है, आज वो समाजवादी पार्टी घोटालों के लिए जानी जाती है। चाहे वो यमुना एक्सप्रेस वे का घोटाला हो, चाहे वो आपके गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला हो, चाहे वो लोगों से 5-5, 10-10 लाख रुपए लेकर के 3550 नौकरियां दी गई हो, जिन पे बच्चे निकाल दिए गए हो और 5-5 लाख रुपए उनके नेता पी गए हो, चाहे वो खनन का घोटाला हो जिसमें गायत्री प्रसाद प्रजापति को प्रमोशन दिया गया, यानी लोहिया के विचारों और सिद्धांतों से कितना समझौता किया गया। जब वो व्यक्ति राज्य मंत्री था तो उसको जब आरोप लगे तो स्वतंत्र प्रभार हो गया। फिर जब गायत्री प्रसाद प्रजापति पे फिर जब आरोप लगा तो उसको, जब रेप का आरोप लगा तो कैबिनेट मिनिस्टर बन गया और अंतिम समय तक उसको नहीं निकाला। एवं देन उसको जब सीबीआई कोर्ट ने चार्जशीटेड किया और कहा गिरफ्तार करो, तो उसकी गिरफ्तारी कब होती है? 8 मार्च 2017 को, जब योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में आ जाते हैं, और तो उनकी पुलिस जाके पकड़ती है। यानी कुल मिलाकर के योग उनका। और लोहिया जी के बारे में आपको बता दूं कि जो एक भ्रम की स्थिति लोगों ने पैदा करी, लोहिया जी ने सबसे पहले रामायण मेला प्रारंभ किया था चित्रकूट में। समझिए आप, लोहिया जी ने रामायण मेला चित्रकूट में प्रारंभ किया और उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ अगर किसी ने किया तो मुलायम सिंह यादव जी ने किया, जब राम भक्तों पे गोलियां चलवाई। और आज आप देखिए कि राजनीति में शिष्टाचार एक बहुत बड़ी चीज होती है। लोहिया जी की जब मृत्यु हुई तो सभी भारतीय जनता पार्टी के और जनसंघ के संघ के लोग उनके जो संपर्क में थे वो मिलने गए, वो उनके अंत्येष्टि में शामिल हुए। उन्होंने लोहिया के उन विचारों को स्वागत किया और लोहिया के साथ मिलकर 77 में आंदोलन किया, 75 में इमरजेंसी के समय में। लेकिन जब आज देखिए कि जब कल्याण सिंह, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी जी को मैं कहना चाहूंगा, मैं उनको रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहूंगा कि जब दीनदयाल जी की हत्या हुई मुगल सराय स्टेशन, जो कि आजकल पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन बोला जाता है, तो उनकी हत्या के बाद 67 में उनके आवास पर, यानी अटल जी का ही आवास था, उसमें सांसद हो चुके थे, तो अटल जी के आवास पर जब उनकी 100 को ले जाया गया पार्थिव शरीर को दीनदयाल जी के, तो वहां पर भी लोग पहुंचे, मतलब विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग, जिसमें इंदिरा जी भी थी, इंदिरा जी भी पहुंची। लेकिन आप देखिए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे दायित्व को संभाला, लोहिया जैसे आदर्श, जनेश्वर मिश्रा जैसे आदर्श, राम गोपाल सिंह जैसे आदर्श, और क्या नाम, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जैसे लोग के होने के बाद, यानी इतने बड़े बड़े लोग समाजवादी पार्टी में काम किया जिन लोगों ने, और चौधरी चरण सिंह की विरासत कहते हैं वो अपने आप को, और लोहिया की विरासत कहते हैं, कर्पूरी ठाकुर की विरासत कहते हैं, मधु लिमय की विरासत कहते हैं, ऐसे लोगों ने जब कल्याण सिंह जी का स्वर्गवास हुआ, समझिए आप, और कल्याण सिंह जी कोई पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो वहां पर देखने नहीं गए। ये इनकी घटिया तालिबानी सोच का प्रतीक है, यानी चंद मुस्लिम वोटों के लिए अपने को स्थापित करने के लिए लोहिया के सिद्धांत को त्याग दिया। तो लोहिया का सिद्धांत तो उनके पास था ही नहीं। अगर लोहिया का सिद्धांत होता उनके पास तो क्या बैकवर्ड में सिर्फ यादव कुर्मी होते हैं? अन्य जातियां बैकवर्डों की कहां गई भाई? कश्यप कहा गया, कहार कहा गया, मछुआरा कहा गया, निषाद कहा गया, विंद कहा गया, तंबोली कहा गया, तेली कहा गया, संतवार कहा गया, और अन्य वैश्य जातियां कहा गई। इसका मतलब कि उन्हें लोहिया के विचारों से लेना देना नहीं था। और मैं चैलेंज करता हूं राजू जी, आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से, आपकी खबर के माध्यम से, कि समाजवादी पार्टी का कोई जिला अध्यक्ष लोहिया जी के विषय, उनके सिद्धांतों के बारे में बता देगा तो मैं चैलेंज करता हूं, मैं उस दिन से डिबेट करना छोड़ दूंगा। उन्हें लोहिया का सिद्धांत पता ही नहीं है। चोरी करना, चमारी करना, अपहरण करना, बड़ी बातें कही है। मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी के लोग अगर सुन रहे होंगे और दंगा कराना, सुनिए, और दंगा कराना, ये लोहिया जी का सिद्धांत नहीं था साहब, ये लोहिया जी का सिद्धांत नहीं था। लोहिया जी ने रामायण मेला, चलिए उन सब बारे में फिर कभी बात करेंगे। दरअसल आज जो हमारी डिबेट थी वो डिरेल थोड़ी सी हो गई। उसमें सबसे बड़ी चीज ये थी, हालांकि आपने जब मेरे द्वारा सवाल पूछा गया तो आपने इन सारी चीजों को तो कहा, लेकिन मकसद हमारा केवल आज के डिबेट का यही था कि ओबीसी ये एबीसी है क्या, ये क्यों इतना जो है जातीय जनगणना की जो डिमांड हो रही है, ओबीसी रिजर्वेशन की जो बात आ रही है, इससे आगे वाली आने वाली पॉलिटिक्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इन सब चीजों पे मेरे ख्याल से बहुत कुछ आपने बताया, बड़ी नई चीजें आपने बताई। जो आरक्षण जो मिलता है उसका क्लासिफिकेशन होता कैसे है, ये आम लोगों को आज आपने बताया, क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स वो लोग तो जानते हैं सब,
लेकिन आम लोग जो है नहीं जानते, मुझे खुद भी नहीं मालूम था, जिसको मैं स्वीकार करता हूँ इन सारी चीजों को, क्योंकि मैं कभी भी ये पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं रहा। लेकिन जिस तरीके से आपने जो बताया है और जातीय जनगणना के बारे में जो आपने बताया कि इसका क्या असर पड़ेगा, मेरे ख्याल से काफी सारी चीजें आपने बताई हैं आपकी खबर के दर्शकों को। और वैसे भी जो लोग सिविल सर्विसेज वगैरह की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वो भी अगर आपकी बातों को सुनेंगे तो उनको भी काफी कुछ, क्योंकि आपने जो अनुच्छेद, अनुसूची और ये सारी चीजें बताई है, ये भी लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। पॉलिटिक्स कहाँ ले जा रही है, किन चीजों पे पॉलिटिशियंस के द्वारा गुमराह किया जा रहा है, और क्यों काफी लोग अभी पिछड़े रह गए हैं बैकवर्ड क्लास में भी, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, आगे क्या होने जा रहा है, किसके लिए होने जा रहा है, कौन लोग करने जा रहे हैं, कौन लोग इसका विरोध करते हैं, किसकी मंशा साफ है, किसकी मंशा पूरी तरीके से पॉलिटिकल है। इन सारी चीजों पे आपने बहुत ही विस्तार से अपनी बातों को रखा। हालांकि आपने प्रहार भी काफी तेजी से कर दिए हैं, काफी आपने खास करके समाजवादी पार्टी के ऊपर आपने जो प्रहार किए हैं, हालांकि अगर कोई समाजवादी पार्टी का इस पैनल में होता, आज हमने जो जानकारी देने के लिए केवल किया था कि ओबीसी का क्या है, इसलिए किसी और को इनवाइट नहीं किया था, लेकिन आपने इशू उठाया है और आपने जो ये कहा है कि लोहिया के सिद्धांतों को आकर कोई बता दे, हो सकता है कोई कहीं से डिबेट आपका सुन ले और हो सकता है वो आके बताना चाहे, तो फिर से आपको इनवाइट करेंगे कि आप उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को जवाब दें। आप पब्लिक का कोई आदमी अगर सारे सवालों को उठाता है, कहीं से कोई नई चीजें आती हैं, तो आपको फिर से हम कष्ट देंगे कि आपकी खबर के दर्शकों को फिर से आप बताएंगे सारी चीजों को। लेकिन आपने जितनी चीजें बताई बहुत ही डिटेल में बताई, बहुत ही जरूरी चीजें आपने बताई, बहुत चीजें आपने बताई जो एक तरीके से आई ओपनर है। अगर इसको कोई सुन लेगा, समझ लेगा और जाके उसको फिर क्वेरी भी करेगा, अपना कंफर्म भी करेगा, आजकल का तो जमाना गूगल का है, जाके उन चीजों को पढ़ेगा, समझेगा, तो मेरे ख्याल से आपकी बातों को पूरी तरीके से वह समझ लेगा। आपकी खबर कि दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नए मुद्दे पर फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।